सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने PDF के नोट्स आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए थे, उसका नाम मात्र शुल्क रखा था मैंने 15 रुपये। बहुत सारे बच्चों के फिर भी ये प्रश्न थे कि सर एक बार आप इसको वीडियो के द्वारा भी समझा दीजिए, इसलिए आज की इस क्लास में कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय से जो भी अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, छंद टॉपिक को पूरा बहुत तेज गति से, बहुत शानदार तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से और अच्छे तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए यदि आप में से कोई नया इस YouTube चैनल से जुड़ा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी छंद से, अलंकार से संबंधित सारे नोट्स, सारे वीडियो भी आपके YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहाँ प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले छंद शुरू करें तो कक्षा 12 हिंदी साहित्य में 8 छंद है। कितने छंद है? 8 छंद है। देखिए, गीतिका है, गीतिका, हरि गीतिका है, हरि गीतिका है। फिर उसी तरह देखिए छप्पय है, कुंडलियां हैं। फिर देखिए वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है। उसके बाद कविता है, सवैया। ये 8 छंद आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। हालांकि बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में इनके नाम नहीं दिए हैं, लेकिन हम पिछले वर्ष में जो हिंदी साहित्य में जो छंद थे उन्हीं को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही होंगे। और 2 छंद इसमें और बेसिक छंद, दोहा और सोरठा, उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली बात ये आती है कि छंद किसे कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? जो रचना यति, गति, तुक, मात्रा और गण इन व्यवस्था से बंधी होती है, वो काव्य रचना क्या कहलाती है? छंद। ठीक है, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं एक बार, फिर हम छंद पर आएंगे ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं हो। और वैसे इसकी बेसिक क्लास, मात्रा लगाने के नियम वगैरह भी मैंने पहले बता रखी है। पहले यति जान लेते हैं, ये छंद के अंग भी हैं कि यति। पहले गति जान लेते हैं कि जिस लय से छंद पढ़ा जाता है, उचित आरोह अवरोह से जो छंद पढ़ा जा रहा है वो उसकी गति है। यति का मतलब कोमा, रुकना। उस गति को जहाँ से तोड़ा जाता है थोड़ी देर के लिए उसे यति कहते हैं। तुकबंदी, जो छंद है उसके चरणों की अंतिम ध्वनि की जो समानता होगी वो आपके तुकबंदी कहलाएगी। मात्रा, मात्रा आपको पता है कि 2 होती है। ये तो लघु मात्रा, ये गुरु मात्रा। इसको हम 1 गिनते हैं, इसको 2 गिनते हैं। मात्रा लगाने के नियम भी मैं यहाँ क्विक आपको बता दूं। क्यों? ह्रस्व व्यंजन है ए, ई, उ और री, और चंद्र बिंदु अगर वो ह्रस्व व्यंजन पे लग रहा तो इन सब पर 1 मात्रा लगती है। और जो दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, फिर देखिए ए, ऐ, ओ, इसी तरह औ और अंग, अह, अयोगवाच जो 2 हैं, इन पर सबके आपके कितनी कितनी मात्रा लगती है? 2-2 मात्रा लगती है। तो ध्यान रखेंगे कि सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ भी ये स्वर काम आएंगे हमें उसी अनुसार मात्रा लगानी है। और एक चीज इसके अलावा आपको और ध्यान रखनी है, और वो है कि आधे अक्षर के पहले, आधे अक्षर के पहले पहले वाला वर्ण यदि ह्रस्व हो तो उस पर भी गुरु मात्रा लगानी है। ठीक है, वापस समझ लीजिए। ये तो बेसिक चीज है कि जो ह्रस्व स्वर है उन पर लघु मात्रा लगेगी और जो दीर्घ स्वर हैं उन पर गुरु मात्रा लगेगी।
लेकिन एक अपवाद आप ये देख लें, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ होती है कि अगर कोई अक्षर आ रहा है और उसके पहले यदि आधा अक्षर है तो हमें उस आधे अक्षर के प्रभाव के कारण यदि वो एक मात्रा वाला है तो दो मात्रा वाला कर ले। मैं यहाँ एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे ये एक उदाहरण मैंने लिखा मंदिर। अब ध्यान दीजिए, मैं में कौन सा स्वर है? ए स्वर है। ए स्वर है तो आपको होगी सर एक मात्रा लगेगी, बिल्कुल लगेगी। लेकिन अभी हमने ये पढ़ा कि अगर आधे अक्षर के पहले वाला वर्ण यदि ह्रस्व स्वर का हो, ह्रस्व हो तो उस पर गुरु मात्रा लगानी है। तो ये आधा न आ रहा है, इस आधे न के प्रभाव के कारण मैं पर कितनी मात्रा लग जाएगी? दो मात्रा लग जाएगी। और ये छोटी ई तो एक रे पे एक। तो ध्यान रखें, ये नोट्स में मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस के आपके उदाहरण दे रखे हैं, उन पर मात्रा लगाएं आप। तो यहां जब मात्रा की बात कर ली, इसके बाद गण व्यवस्था। गण 8 होते हैं, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। और मात्रा किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। तो गण 8 होते हैं। गण सूत्र आपको याद करना, ये मात्रा राजबान सलगा। और उसी प्रकार यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण, नगण और सगण, जो भी आपके 8 गण बन रहे हैं उनको आपको ध्यान रखना, उसमें कौन कौन सी मात्राएं आती है। ये तो हुई बेसिक जानकारी। अब हम शुरू करते हैं जो मुख्य अपने छंद है उनको। ध्यान देना है कि जो आपके 8 छंद है उसमें से 4 छंद तो आपके मात्रिक हैं और 4 छंद ही आपके वर्णिक हैं। तो मात्रिक छंद में मात्रा गिनी जाएगी और मात्रा कैसे लगाते हैं ये मैंने बता दिया। और वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं, लेकिन कुछ वर्णिक छंद पर गण व्यवस्था भी लागू रहती है। तो हम यहां पहले देख रहे हैं कि मात्रिक छंद में हम 2 उदाहरण यहां ले रहे हैं, पहला गीतिका और दूसरा हरिगीतिका। गीतिका छंद और हरिगीतिका, ठीक है। गीतिका और हरिगीतिका, इस छंद को मैं तुलनात्मक तरीके से यहां पढ़ा रहा हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हरिगीतिका छंद को पहले देखेंगे। तो हरिगीतिका छंद की ट्रिक यहां मैं बता रहा हूं। वो ट्रिक क्या है समझें कि हरिगीतिका छंद को 4 बार लिखना। इस शब्द को कितनी बार लिखना? 4 बार। ये 4 बार मैंने ये छंद लिखा, ये शब्द लिखा है। और ध्यान दीजिए, यहां से तोड़ लेना है। देखिए मात्रा लगाऊंगा 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2, ये मात्रा लगाई मैंने। तो ध्यान दीजिए, अब आपको रटना नहीं है, समझना। आपको हरिगीतिका शब्द आपने 4 बार लिख दिया और 4 बार लिखने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर यति हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक 16 मात्रा हुई और यहाँ से यहाँ तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 12 एक चरण में मात्रा हुई। और कुल मात्रा कितनी हो गई? 28। कुल मात्रा कितनी हो गई? 28। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि पहली विशेषता हो गई कि ये एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। 4 चरण, प्रत्येक चरण में कितनी? 28 मात्रा। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, यानी पहले चरण में 28, दूसरे में 28, तीसरे में 28 और चौथे में 28। तो प्रत्येक चरण में 28 मात्रा। और तीसरी 16 12 पर यति, 16 12 पर यति है। और एक उदाहरण आप इसको अच्छी तरह याद कर ले। और अगर हम देखें तो प्रत्येक में अंतिम में देखिए IS आ रहा है, तो अंत में क्या आना चाहिए? अंत में देखिए आप, अंत में आना चाहिए, अंत में IS आना चाहिए। यानी
लघु और गुरु आना चाहिए। ये हरि गीतिका, जब हरि गीतिका देख लिया तो गीतिका देख ले, क्योंकि देखिए गीतिका में यहाँ जो शब्द है वो हरि नहीं है, हरि नहीं है ना भाई। यहाँ हरि गीतिका में देखिए, हरि गीतिका में गीतिका के आगे हरि लगा है और गीतिका में हरि नहीं लगा है। तो हरि पर कितनी मात्रा थी? एक रे एक, दो मात्रा। इसका मतलब दो मात्रा कम होगी, दो मात्रा कम। किससे कम होगी? हरि गीतिका से। या तो यूं कह दो कि हरि गीतिका से दो मात्रा कम गीतिका में होगी, या गीतिका से दो मात्रा ज्यादा इसमें होगी। और वो दो मात्रा बढ़ रही है, जो देखो हरि शुरू में लग रहा है तो इसका मतलब शुरू में बढ़ रही है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहां इसको लिखेंगे तो वो आ जाएगा आपके, पहले लिखेंगे देखिए सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद 4 चरण, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? अरे भाई टोटल 28 थी, 2 कम कर दी, कितनी मात्रा? 26 मात्रा। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा। और यति देखिए, यति कहां पे आ रही है? अब ध्यान दीजिए, ये हरि शुरू में लगा था तो पहले 16-12 पर यति आ रही थी, अब यहां से 2 कम कर ली हमने, 14-12 पर यति। कितने पर? 14-12 में यति हो गई। और इसमें भी अंत में चूंकि वो IS आएगा तो अंत में इसमें भी, अंत में IS होना चाहिए, अंत में IS होना चाहिए। ये गीतिका और हरि गीतिका छंद की बेसिक जानकारी है, आप इसको अच्छी तरह ध्यान रखें कि यहां देखिए हरि गीतिका शब्द को 4 बार लिखने से अपने पास टोटल मात्रा बन गई 28। 28 में से 2 बार पूरा लिखना, 1 बार आधा लिखना, तो 16-12 पर यति हो गई। सममात्रिक 4 चरण, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 पर यति, अंत में IS आना चाहिए। और गीतिका को हम पढ़ रहे तुलनात्मक में, तो उसमें हरि शब्द कम कर दिया, हरि पर 2 मात्रा थी तो 2 मात्रा कम कर दी, 26 मात्रा हो गई। तो वो क्या हुई? सममात्रिक 4 चरण, यति अब 14-12 पे हो गई, 16-12 पे नहीं, और अंत में IS होना चाहिए। प्रश्न सीधा आएगा कि जो हरि गीतिका छंद में, गीतिका में कितनी मात्रा जोड़ दें कि हरि गीतिका बन जाए? तो प्रारंभ में 2 मात्रा जोड़ दें तो आपके वो हरि गीतिका छंद बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 2 हम पढ़ते हैं। उदाहरण आप प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स में भी है उदाहरण, वहां से देख लेना आप। अगले 2 छंद हम देख लेते हैं कि जो आपका नेक्स्ट छंद है, एक तो है छप्पय और एक है कुंडलियां। ठीक है, पहले तो ध्यान से देखना है कि 6 पय, पय कहते हैं पैर, पाद, चरण। तो एक चीज तो यहां से निकल के आ रही है कि छप्पय में 6 चरण होंगे, बाकी जनरल हम 4 चरण मानते हैं, इसमें 6 चरण होंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है? छक के, या यूं कर लीजिए, छप छप रोऊं। ठीक है, तो छप छप रोऊं यानी ये छप छप से हो गया छप्पय, और रोऊं से 2 छंद आपके निकल के आ रहे हैं, रो से रोला और उल्लाला। रोला में होती है 24 मात्रा, उल्लाला में होती है 28 मात्रा। ये 24 मात्रा होती है, इसमें 11-13 पर यति होती है, और 28 मात्रा में 15-13 पर यति होती है। इसमें 11-13 पर यति होती है और 15-13 पर यति होती है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या निष्कर्ष निकल कर के आया? एक तो ये छप्पय है तो विषम मात्रिक हो गया, क्योंकि 2 छंदों से मिलकर बन रहा है। पहली विशेषता लिखेंगे विषम मात्रिक छंद है। दूसरी विशेषता क्या है? 6 चरण है। कितने चरण है? 6 चरण। तीसरी विशेषता किसके संयोग से मिलकर बन रहा है? ये रोला और उल्लाला के
मिलने से, रोला और उल्लाला के मिलने से बन रहा। तो देखिए रोला के तो कितने 4 चरण, रोला के कितने 4 चरण और उल्लाला के कितने 2 चरण, उल्लाला के कितने 2 चरण। तो यहाँ आगे आप लिख सकते हैं कि 4 चरण रोला छंद के और 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। रोला में 11-13 पर यति के साथ कुल कितनी मात्राएं होगी 24 और उल्लाला में 15-13 पर यति के साथ कुल कितनी मात्रा होगी 28 मात्रा। ये आप ध्यान रखेंगे। कुंडलिया छंद देखिए, कुंडलियां तो सबसे पहले ध्यान रखना कुंडली कौन मारता है, सांप। कुंडली कौन मारता है, सांप मारता है ना, सांप कुंडली मार के बैठता है। और जब कुंडली सांप मारता है तो उसकी 2 विशेषता है कि मुंह है और पूंछ एक जगह, मुंह और पूंछ एक जगह आ जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रारंभ जिस शब्द से अंत भी उसी शब्द से, ठीक है। तो प्रारंभ जिस शब्द से होगा अंत भी उसी शब्द से होगा। और इसकी ट्रिक आप देख लें, कौन सी ट्रिक है, ट्रिक देखिए आप, ट्रिक है कि कुंडली मारना दोहरो काम। ध्यान दें, कुंडली मारना दोहरो काम, क्योंकि सांप तो लचीला होता है इसलिए वो आसानी से अपने शरीर को मोड़ लेता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए कुंडली मारना बहुत कठिन काम होता है। दोहरा, दोहरो यानी कठिन, यहां ध्यान रखें कठिन काम है दोहरा। तो यहां 2 छंद मिलके आ रहे हैं आपके, 2 से आ रहा दोहा, रो से आ रहा रोला। तो दोहा के 2 चरण और रोला के 4 चरण, ठीक है। तो दोहा में देखिए 13-11 इस पर मात्रा होती है 13-11, ठीक है ना। दोहा छंद में आपके 13-11 के साथ कुल 24 मात्रा हो जाएगी और रोला में 11-13 के साथ कुल 24 मात्रा हो रही थी। विशेषताएं देखेंगे, पहली विशेषता वो की वही जो इसकी थी कि ये विषम मात्रिक छंद है, बिल्कुल सही है। ये 6 चरण वाला छंद है, ये भी ठीक है। दूसरी विशेषता भी ये की यही। और रोला और उल्लाला की जगह तीसरी विशेषता हो जाएगी, कौन सी, अरे कौन से 2 छंद मिलके बन रहे हैं, दोहा और रोला। ये जो छंद है दोहा व रोला के मिलने से बनता है, दोहा और रोला के मिलने से बनता है। दोहा के 2 चरण होते हैं और 24 मात्रा होती है, रोला के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। केवल यति का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो ध्यान दें, ये आपको ध्यान रखना है और उदाहरण जो है उस पर प्रैक्टिस करनी है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मात्रिक छंद अपने 4 थे, चारों पढ़ लिए। उसके बाद वर्णिक छंद की बात करते हैं। तो हम जो है 2 वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं। पहला है वंशस्थ और दूसरा है द्रुत विलंबित। वंशस्थ और द्रुत विलंबित। तो ध्यान दीजिए, वंशस्थ वर्णिक छंद है, यह भी हमने बात की। कौन सा छंद है, दोनों वर्णिक छंद है, वर्ण गिने जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले अब मात्रा नहीं लगानी, अपने को क्या करना है, वर्ण गिनना है। वर्ण गिनेंगे और वर्ण आ जाते हैं। देखिए ये इसमें वर्ण कितने होंगे, 12 वर्ण, और इसमें भी कितने वर्ण होंगे, 12 वर्ण। अब ध्यान दीजिए, पहचान कैसे होगी, पहचान होगी गण के अनुसार। गण के अनुसार पहचान होगी। अब आप मान लो कोई उदाहरण देख रहे हैं, उसमें आपने वर्ण गिने, वर्ण 12 आ गए, तो आप उसमें वंशस्थ करेंगे कि द्रुत विलंबित, तो वहां पर अपने को पहचान करनी है। पहचान कैसे करेंगे, देखिए गण के अनुसार। तो इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं, वंशस्थ की। वंशस्थ की ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है, देखिए जतो जरो, ये इसकी ट्रिक है। इसका मतलब पहला जय का मतलब जगण, तय का मतलब तगण, जय का मतलब जगण,
और रे का मतलब रगण। तो देखिए मैंने पहले बताया गण 3 वर्णों का समूह है, 3 वर्ण इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 चौक 12 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण हुए कि नहीं हुए? इसी तरह यहां देखो द्रुत विलंबित की ट्रिक है। द्रुत विलंबित की क्या ट्रिक है? द्रुत विलंबित की ट्रिक है नभो भरो। नभो भरो। तो यहां पर भी देखो 4 गण बैठ रहे हैं। पहला बैठ रहा नगण, दूसरा बैठ रहा बगण, तीसरा बगण और चौथा रगण। चौथा क्या? रगण। यानी 1 गण, 2 गण, 3 गण, 4 गण, तो 4 त्रि 12 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण। तो ध्यान दीजिए, विशेषता देखेंगे। पहली विशेषता हो गई कि ये एक वर्णिक छंद है, ये पहली विशेषता है। ये भी एक वर्णिक छंद है, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है कि 4 चरण होते हैं और 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 12 वर्ण होंगे। और जो प्रत्येक चरण में गण व्यवस्था होगी वो जगण, तगण, जगण, रगण के हिसाब से होगी। और द्रुत विलंबित में जो गण व्यवस्था होगी नगण, बगण, भगण और रगण के हिसाब से होगी। चूंकि ये गण व्यवस्था में, इसलिए मैं यहां पर आपको उदाहरण से समझा देता हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है। उदाहरण यह मैंने लिखा है। अब मैंने बताया कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे, तो यहां मैंने केवल एक एक चरण ही लिखा क्योंकि ये समवर्णिक छंद है, सब में बराबर होंगे। वर्ण गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और वर्णों को गिनते समय ध्यान रखना है, आधे वर्ण को नहीं गिनना है, आधे को नहीं गिनेंगे। आधे वर्ण की गिनती नहीं करनी है। तो दिवस का अवसान समीपता कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 वर्ण हो गए, तो दोनों में ही 12 वर्ण है। तो अब अपन कैसे पहचानेंगे कि ये 12 वर्ण वाला वंशज का है कि 12 वर्ण वाला द्रुत विलंबित का है? तो मैंने आपको बताया कि वो गण व्यवस्था से पहचानेंगे। कैसे? गण व्यवस्था से। जब हम मात्रा लगाएंगे, देखो यहां मैं मात्रा लगा रहा हूं 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2। यहां पर मैं मात्रा लगा रहा हूं 1। अब ये आधे अक्षर के हिसाब से यहां 2 हो गया, 2 1 2 2 1 और 1 2 1। ये देखो त्रय में भी आधा होता है ना, तय और रे, इससे बनता है, तो आधे के कारण ये 2 हो गया, 1 2। अब देखिए यहां तो हो गया ये आपके क्या? जगण, जय बान जगण हो गया। ये जगण हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया। फिर देखिए तगण, ताराजय, ये तगण हो गया, बिल्कुल ठीक है। फिर देखिए वापस जवान, ये जगण हो गया। फिर देखिए रगण, राज बा, ये रगण। तो 4 वर्ण बैठे कि नहीं बैठे? जबान में जो है एक लघु गुरु लघु आता है, और तगण में देखिए गुरु गुरु लघु आता है। जगण में ये लघु गुरु लघु आता है, रगण में गुरु लघु गुरु आता है। तो ये गण व्यवस्था अपनी बैठ गई, तो हम कहेंगे कि ये वंशज का उदाहरण है। इसी प्रकार यहां देखिए ये 3 है। पहला अपना नगण आ रहा है, नगण में नस्ल होता है, नस्ल में 1 1 1, ठीक है। फिर 3 उठाएंगे, बगण बानस होता है, बानस में बा पे 2 नैस है, ठीक है, ये बगण भी बैठ गया। फिर यहां उठाएंगे, ये पुनः वापस बगण बैठ रहा है, ठीक है। और यहां देखिए रगण राजबा, ये रगण, ठीक है। इसका मतलब जब हमने पहले वर्ण गिने तो 12 वर्ण आ गए, और उसके बाद जब गण व्यवस्था बिठाई तो नगण बगण बगण रगण होने से ये द्रुत विलंबित का उदाहरण हो गया, और जगण तगण जगण रगण होने से ये वंशज का उदाहरण हो गया, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ऐसे ही आप चारों चरणों में मात्रा लगाएं। अब अपने अंतिम 2 छंद बच रहे हैं, दोनों वर्णिक छंद है, लेकिन वर्णिक दंडक छंद है। एक तो आपके है कवित और एक है सवैया। तो ध्यान देना है, ये जो कवित और सवैया है ये वर्णिक तो है, वर्णिक दंडक छंद है, ये एक विशेष कोटि का छंद है। सवैया भी आपके वर्णिक दंडक छंद है, ठीक है।
इसमें भी देखिए आपके 4 चरण होते हैं और इसमें भी आपके 4 चरण होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जो वर्ण होंगे, चूंकि ये वर्णिक छंद है, वर्ण गिनेंगे। वर्ण आपके आएंगे 31 से 33 वर्ण कवित्व में आएंगे, और सवैया में जब हम वर्ण गिनेंगे तो 22 से 26 वर्ण आपके आने चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो 31 वर्ण वाला होता है वो घनाक्षरी कवित्व होता है। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, घनाक्षरी कवित्व। और 22 से 26 जो वर्ण होंगे उसमें अलग अलग इनके जो है गण व्यवस्था होती है। इसमें सवैया में क्या होता है, ये 22 से 26 जो है वर्ण है ये गण व्यवस्था में लगे होते हैं। इसमें एक गण व्यवस्था भी होती है, जैसा अभी हमने द्रुत लंबित और वंशस्थ में देखा था। तो उदाहरण के द्वारा एक एक पंक्ति में यहाँ उदाहरण की लिखूंगा और उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने कवित्व और सवैया छंद के उदाहरण की एक एक पंक्ति लिखी है, क्योंकि सारी पंक्तियां समान होगी इसलिए मैंने केवल समझाने के हिसाब से एक एक पंक्ति लिखी है। बाकी सारा सब कुछ नोट्स में लिख रखा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, कवित्व छंद में अभी हमने बात की कि 31 से 33 वर्ण हो सकते हैं, यानी या तो होगा भाई सब में 31 वर्ण होंगे, या फिर ऐसा कोई उदाहरण हो सकता है जिसमें 32 वर्ण होंगे, या कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है जिसमें 33 वर्ण होंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ही आपका 31 वर्ण वाला कौन सा, घनाक्षरी कवित्व है। तो इस घनाक्षरी कवित्व को आप अच्छी तरह देख लें। इसमें क्या होता है, 8 8 8 और 7 इस पर यति होती है, और अगर 8 8 8 7 पर यति नहीं होगी तो शुरू के 2 8 8 जुड़ के 16 और अंतिम 8 7 जुड़ के 15, या तो 8 8 8 7 पर यति होगी, नहीं तो फिर 16 15 पर यति होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 2 1, अच्छा इसमें तो गण लगाना ही नहीं है, गण तो सवैया में, तो गिनेंगे सबसे पहले वर्णिक है 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ रहा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ 16 हो रहे हैं, यहाँ नहीं लगेगा, ये 16 वर्ण पर यहाँ लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वर्ण यहाँ लग रहे हैं। तो ये आपके 16 15 पर यति हो जाएगी, और ये कौन सा कवित्व हो जाएगा, घनाक्षरी कवित्व। तो जब भी आपसे उदाहरण पूछे तो या तो आप उदाहरण रटिए, या फिर एक बार उसकी विशेषताएं याद कर लीजिए। आपको पता चल जाना चाहिए कि गिन रहे हैं और कुल 31 वर्ण हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 16 और 15 के साथ कितने वर्ण हो रहे हैं, 31। तो 31 वर्ण वाला घनाक्षरी कवित्व है, और ये इस प्रकार इसमें हो जाएगा। सवैया में देखिए 22 से 26 वर्ण हमने गिने थे कि 22 से लगा के 26 वर्ण होंगे। तो इसमें थोड़ा सवैया इसलिए क्लिष्ट है क्योंकि सवैया के बहुत सारे भेद हैं, अलग अलग गण व्यवस्था के हिसाब से सवैया बहुत सारे हैं। नोट्स में मैंने जो महत्वपूर्ण 7-8 है वो बता रखे हैं। फिर भी यहाँ देखिए एक सवैया का उदाहरण मैंने लिखा है, देखिए यहाँ 2 लग जाएगी क्योंकि ऊपर अनुस्वार है। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1, फिर 1, ये बड़ी तो 2 लग जाएगी, 1 1 2। ध्यान दीजिए गण व्यवस्था लगेगी, गण व्यवस्था लगेगी तो ये देखिए भानस, ये एक भगण, भगण बन रहा कि नहीं बन रहा, ये वापस भगण, ये तीसरा भगण, ये चौथा भगण, ये पांचवा भगण, ये छठा भगण, ये सातवां भगण, और अंत में एक गुरु, यानी 7 भगण, 7 भगण 1 गुरु, 7 भगण और 1 गुरु। पहले वर्ण नहीं गिने थे, वर्ण गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने वर्ण आए, 22 वर्ण आए। 22 वर्ण तो आ गए, तो 22 वर्ण से ये तो पता चल गया कि सवैया है, लेकिन कौन सा सवैया है इसका पता हमें तभी चलेगा जब हम इस पर गण लगाएंगे। और जैसे ही गण लगाया हमें पता चल गया कि 7 भगण और 1 गुरु है, और 7 भगण और 1 गुरु के साथ जो आपका सवैया बनता है वो बनता है मदिरा सवैया। कौन सा बनता है, मदिरा सवैया। ऐसे बहुत सारे हैं, मत गयंद सवैया, मदिरा है, मालती है, किरीट सवैया, बहुत सारे 5-6 सवैया बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो सबका ध्यान कर ले, ये आपके हिंदी साहित्य की पुस्तक में ये उदाहरण भी है नहीं है, आपने देखा उसमें जो
अंगद रावण को जब समझाने जाता है तो तुलना करता कि नहीं करता, ये वही तो उदाहरण है, तो ये याद कर लें। और ये मदिरा सवैया का उदाहरण है, ऐसे मत गयन सवैया का भी याद रखें। पहचान तो बहुत आसान है, अगर आप वर्णों को काउंट करेंगे, आपको लग रहा है कि 22 से 26 आ रहा, तो सीधा क्या करना है, सवैया। भेद पूछे तो थोड़ी समस्या है पहचानने में। और कवित्त में 31 से 33 वर्ण आ रहे हैं, तो कौन सा छंद करेंगे, वो कवित्त छंद करेंगे। और इसमें भी घनाक्षरी कवित्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि 31 वर्ण वाला होता है, या तो 8 8 8 7 पर यति होगी, या 16 15 पर यति होगी। ठीक है, निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा उदाहरणों पर हमने बात नहीं की, कंसेप्ट पे हमने बात की, ताकि आप अच्छी तरह समझें। कुछ उदाहरण मैं आपके यहाँ PDF के जरिए भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पहचानने के हिसाब से। बाकी तो परीक्षा में जिस प्रकार का प्रश्न आएगा, या तो कोई विशेषता पूछेगा और या कोई उदाहरण पूछेगा। और ये 8 छंद है, 8 के उदाहरण तो भैया रटने पड़ेंगे, बिना रटे काम नहीं चलेगा। कैसे, तो अगर आप रटोगे तो ही तो पता चलेगा, तो याद होने चाहिए, कम से कम हर छंद का एक एक उदाहरण तो याद होना चाहिए, और फिर विशेषताएं याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके।